हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखने चैप्टर 14 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का क्या कार्य है, इसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है आज का हमारा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में भी पूछा गया था। देखो, उसके पहले भी हो सकता है पूछा गया हो, क्योंकि उससे पहले हमारे पास उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं है। मुझे जहाँ तक नॉलेज मिला है, मुझे जहाँ तक का रिकॉर्ड है, मुझे पता है कि 2015 से ये लगातार पूछ रहा है। देखो, ये जो है आपका 2015 में भी आया था, 17 में भी पूछ लिया, 18 में भी पूछ लिया, फिर 20 में भी पूछ लिया, फिर जो है यहाँ पे 22 में भी आया था आपका ये। ठीक है, 20 में भी आया, फिर 22 में भी आपका पूछ लिया, और बहुत ज़्यादा चांस है कि 2023 में भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देख रहे हो आप कि 2015 में भी पूछा गया है, 17 में भी, 18 में, 20 में, फिर 22 में भी पूछ लिया गया है यह प्रश्न। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2023 में भी यह पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए भी। तो अगर आप 2023 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखो, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसको हम समझते हैं। तो देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को इंग्लिश में हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब देखो ये क्या है। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं या वे बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोजोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोजोम या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये होते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल। अब आप आगे देखो, न्यूक्लिक अम्ल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल को हम डीएनए भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको हम शॉर्ट में आरएनए बोलते हैं। ये होते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल के दो मुख्य प्रकार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। मतलब कि जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं स्टूडेंट ना, ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड से मिल के मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके आपके न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हो न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, आप इसे जरूर याद करिए, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। आगे देखो, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखो, न्यूक्लिक अम्लों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि दो महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य हैं। तो एक है आपका, पहला है डीएनए जो है आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे है डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, आगे है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, जब कोशिका विभाजित होती है, मतलब कि जब कोशिका एक से अधिक कोशिका बनाती है, तो उस समय एक डीएनए अणु जो है स्वप्रतिकरण करके या सेल्फ रिप्लिकेशन करने में सक्षम होता है। मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, आपका डीएनए रिप्लिकेशन होता है ना। मतलब डीएनए जो है एक से अधिक, एक जो डीएनए है वो एक से अधिक डीएनए बनाता है ना। भाई डीएनए का भी तो विभाजन होगा जब कोशिका का विभाजन होता है। तो देखो, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय एक डीएनए अणु का स्वप्रतिकरण होता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ रिप्लिकेशन होता है। मतलब इसलिए आप कह सकते हो कि कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु जो है स्वप्रतिकरण यानी कि सेल्फ रिप्लिकेशन में सक्षम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख लो, न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए तथा आरएनए, ठीक है, होते हैं ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ये दो प्रकार के हैं, डीएनए होती हैं और एक आरएनए होते हैं। तो देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल है
उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, और वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% चांस है कि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ ले, क्योंकि आपने देखा अभी हम वहाँ पे लिखे भी थे कि ये लगातार एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। 15 में आया, 16 में आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आ गया, फिर 22 में पूछ लिया है, हो सकता है आपके 23 में भी ये पूछ ले। तो इसे आप जरूर याद कर लो और कॉपी में नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के उनका जो ये क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वो भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सके। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।